हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का सेकेंड बुक समष्टि अर्थशास्त्र। उसका है सेकेंड चैप्टर राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसमें हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आय। हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा किस 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 तरह से दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। तो जो राष्ट्रीय आय होता है वह देश में उत्पादन क्रियाओं के मौद्रिक मूल्य का माप है, जिससे उत्पादन से आय उत्पन्न होती है, सृजित होता है, उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, उत्पादन के 4 साधन दिए गए हैं। पहला श्रम, दूसरा भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा उद्योग। यहाँ उद्योग नहीं होगा, यहाँ होगा उद्यमी। उद्यमी होगा यहाँ पे चौथा। तो आगे है उत्पादन के जो 4 साधन है, उस भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, वह मिलकर पदार्थ व सेवाओं का उत्पादन करते हैं। फलस्वरूप जितने मूल्य के पदार्थ व सेवाओं का उत्पादन होता है, वही उत्पादन के साधनों में मौद्रिक आय के रूप में बांटा जाता है। यानी कि जितने भी उत्पादन से जो बेचने से प्राप्त होता है, वस्तु सेवा से जो आगम, उनसे ही भूमि को किराया दिया जाता है, श्रम को मजदूरी दिया जाता है, पूंजी को ब्याज दिया जाता है और उद्यमी जो होता है, उद्यमी उन्हें लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ देख सकते हैं मौद्रिक आय के जो प्रकार हैं, इसे मौद्रिक आय जो मिलता है उसके बदले में उसे 4 भागों में बांटा गया। जो भूमि है उसका लगान मिलेगा, श्रम को मजदूरी मिलेगा, पूंजी को ब्याज मिलेगा और उद्यमी था उसको लाभ प्राप्त होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है उत्पादन के साधनों, यानी कि साधनों के जो मालिक होते हैं वह अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आय अर्जित करते हैं। अर्जित आय को पदार्थ व सेवाओं की खरीद पर खर्च कर देते हैं। जो उत्पादन के मालिक होते हैं फर्म के या उद्योग के, वह अर्जित आय जितने भी आय वस्तु सेवा से बेचकर प्राप्त किए जाते हैं, उनको फिर से दोबारा वस्तुओं और पदार्थों की खरीद में व्यय कर देते हैं, यानी कि खर्च कर देते हैं। और इस प्रकार उत्पादन जो है आय को, फिर आय जो है वह व्यय को, और व्यय जो है वह उत्पादन को जन्म देता है। इस चित्र में समझ सकते हैं। उत्पादन के बाद उन्होंने आय प्राप्त हुआ, उन्हें कोई भी फर्म को उत्पादन किए तो बेचने से आय प्राप्त हुआ, और आय से उन्होंने कच्चे पदार्थ ये सब खरीदने में व्यय किए, और व्यय करने के बाद फिर उस उत्पादन हुआ, और फिर उत्पादन के बाद आय हुआ, इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, फिर प्रोडक्शन। इस तरह यह चक्र चलता रहता है। इसे ही सामान्य चक्रीय प्रवाह कहा जाता था। अगला टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय आय की परिभाषा, यानी कि राष्ट्रीय आय को किस तरह डिफाइन किया जाता है। तो जो राष्ट्रीय आय है वह एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम पदार्थ व सेवाओं के शुद्ध प्रवाह का मौद्रिक मूल्य है, जिसमें कि विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय जोड़ी जाती है। दूसरा, अगर परिभाषा की बात करें तो आय की दृष्टि से बात करें, जो कि CSO के अनुसार है, यह राष्ट्रीय आय किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित साधन आय का योग होता है राष्ट्रीय आय। तीसरा, अगर बात करें राष्ट्रीय आय की, तो व्यय की दृष्टि से देखें तो प्रोफेसर कुजनेट्स के अनुसार यदि बात करें हम, तो राष्ट्रीय आय जो है राष्ट्रीय उत्पाद पदार्थ व सेवाओं का शुद्ध उत्पादन है, जो एक लेखा वर्ष में देश की उत्पादन प्रणाली से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथ में जाता है, या फिर देश के पूंजी के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि से है। इसका समीकरण की बात करें तो राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू घरेलू आय, जो कि देश के अंदर होता है, तथा शुद्ध विदेशों से प्राप्त साधन आय, जो विदेशों से शुद्ध प्राप्त होता है साधन आय, उसका सकल राष्ट्रीय आय यानी कि GDP इज इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद प्लस शुद्ध साधन आय, यह राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। अगला टॉपिक है प्रचलित व शुद्ध कीमतों पर राष्ट्रीय आय, यानी कि प्रचलित व शुद्ध कीमत पर जो राष्ट्रीय आय गणना की जाती है वह। तो राष्ट्रीय आय का मुद्रा के रूप में जो मूल्यांकन 2 प्रकार से किया जाता है। पहला चालू कीमत पर,
और दूसरा स्थिर कीमत पर। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला हमारा है चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय यानी कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय। तो जब किसी वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल पदार्थ व सेवाओं का मूल्यांकन उसी वर्ष की कीमतों के आधार पर किया जाता है तो उसे चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जैसे कि यदि 2009 से वर्ष 2010 की राष्ट्रीय आय का कुल मूल्य था, वह 2009-10 की प्रचलित बाजार कीमतों पर अगर उसे आंका जाए यानी कि गणना की जाए तो उसे प्रचलित कीमत पर राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा देश के अंदर व बाहर अर्जित साधन यानी कारक जो होता है उसका योगफल जो है वह राष्ट्रीय आय कहलाता है। दूसरा बात करें हम लोग, तो दूसरा हमारा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय यानी कि वास्तविक राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत पर। तो जब किसी वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल पदार्थ व सेवाओं का मूल्यांकन जो है वह आधार वर्ष के कीमतों पर किया जाता है तो उसे स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे बात करें तो भारत में 1999 से 2000 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यदि वर्ष 2009 से 10 को राष्ट्रीय आय का मूल्य आधार वर्ष की कीमतों पर किया जाए तो इसे स्थिर कीमतों पर वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। अगला टॉपिक हमारा है जीडीपी का स्वरूप दो प्रकार का होता है, यानी कि जो जीडीपी होते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद वह दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक जीडीपी यानी कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। तो एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंतर्गत वर्ष की अवधि में यानी कि एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का यदि मूल्यांकन आधार वर्ष की कीमतों पर स्थिर कीमत पर किया जाता है तो उसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसे स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। यह केवल उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होता है। इसे आर्थिक विकास का एक सूचक भी माना जाता है। दूसरा है मौद्रिक जीडीपी यानी कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद। तो एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का यदि मूल्यांकन चालू वर्ष की कीमतों यानी कि चालू कीमत पर किया जाता है तो उसे मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। इसे चालू कीमतों पर जीडीपी भी कहा जाता है और यह उत्पादन मात्रा तथा कीमत स्तर दोनों में परिवर्तन से प्रभावित होता है। इसे आर्थिक विकास का एक सूचक नहीं माना जाता है। चूँकि कीमत सूचकांक चालू कीमत अनुमानों को घटाकर स्थिर कीमत अनुमान के रूप में लाने हेतु एक अपस्फायक की भूमिका अदा करता है, इसलिए इसे सकल घरेलू उत्पाद अपस्फायक कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा है सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण। तो सामान्यतः सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वह एवं कल्याण में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। उच्चतर जीडीपी का अर्थ है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के अधिक उत्पादन का होना। इसका तात्पर्य है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिक उपलब्धता होना, परंतु इसका अर्थ यह निकालना कि लोगों का कल्याण पहले से अच्छा हो आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में बात करें तो उच्चतर जीडीपी का तात्पर्य होता है कि लोगों के कल्याण में वृद्धि का होना आवश्यक नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कल्याण क्या है। तो इसका तात्पर्य लोगों के भौतिक सुख सुविधाओं से है। यह अनेक आर्थिक एवं गैर आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। आर्थिक कारक जैसे कि राष्ट्रीय आय, उपभोग का स्तर आदि, और गैर आर्थिक कारक जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण, कानून व्यवस्था, सामाजिक अशांति आदि। वह कल्याण जो आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है उसे आर्थिक कल्याण तथा जो गैर आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करता है उसे गैर आर्थिक कल्याण कहा जाता है। दोनों के योग को सामाजिक कल्याण कहा जाता है, यानी कि आर्थिक कल्याण और गैर आर्थिक कल्याण को जब एक साथ देखा जाता है तो उसे ही कल्याण कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं निष्कर्ष इसमें क्या निकलता है। तो दोनों में अर्थात जीडीपी एवं कल्याण में प्रत्यक्ष संबंध होता है, परंतु यह संबंध निम्नलिखित कारणों से अपूर्ण एवं अधूरा है। जीडीपी को आर्थिक कल्याण के सूचक के रूप में सीमाएं निम्न होती हैं। पहला है बाह्यताएं। तो इससे तात्पर्य व्यक्ति या फर्म द्वारा की गई उन क्रियाओं से है
जिनका बुरा या फिर अच्छा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, लेकिन इसके लिए उन्हें दंडित यानी कि लाभान्वित नहीं किया जाता है। उदाहरण देखें तो कारखानों का धुआं जो कि नकारात्मक बाध्यताएं हैं, तथा फ्लाईओवर का निर्माण जो कि सकारात्मक बाध्यताएं हैं। दूसरा निष्कर्ष की बात करें तो वह है जीडीपी की संरचना, यानी कि यदि जीडीपी में वृद्धि होगा तो जो युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि के कारण जो होगा, तो जीडीपी में वृद्धि से कल्याण में वृद्धि नहीं होगा। तीसरा जीडीपी का वितरण, तो जो जीडीपी में वृद्धि से कल्याण में वृद्धि नहीं होगी यदि आय का असमान वितरण है, जैसे कि अमीर जो है अधिक अमीर हो जाएंगे तथा गरीब जो है अधिक गरीब रह जाएंगे। चौथा कारण है गैर मौद्रिक लेन देन, यानी कि जीडीपी में कल्याण को बढ़ाने वाले गैर मौद्रिक लेन देन को शामिल नहीं किया जाता है। जो जीडीपी में है वह गैर मौद्रिक लेन देन को शामिल नहीं किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा है घरेलू समाहार। तो हम लोग देखते हैं घरेलू समाहार क्या है। तो इसमें पहला टॉपिक है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि अगर हम बात करें जीडीपी की तो बाजार कीमत पर क्या होगा, तो एक वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों के योग को बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी कि एक लेखा वर्ष यानी कि कोई भी एक साल की अवधि के अंतर्गत किसी भी देश के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवा को जब योग किया जाता है बाजार कीमत पर, तो उसे ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगला है बाजार कीमत पर निवल देशीय उत्पाद, यानी कि निवल देशीय उत्पाद, जैसे कि NDP-MP कहा जाता है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसे निकालने के लिए जो GDP-MP होता है उसमें मूल्यह्रास को घटाया जाता है, यानी कि देख सकते हैं NDP-MP यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP-MP यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास, जैसे कि कोई भी वस्तु मशीन जैसे होता है उसमें सामान्य टूट फूट होती है उसे माइनस करना पड़ता है। अगला है साधन लागत पर निवल देशीय उत्पाद, यानी कि NDP-8FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मुख्यतः एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादन कारकों का आय का योग जो कारकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले प्राप्त होता है उसे देशीय आय कहा जाता है। इसे निकालने के लिए NDP-FC इज इक्वल टू GDP-MP माइनस मूल्यह्रास, तो ये दोनों को मिला देने से बन गया बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। और इसमें एक और माइनस किया जाता है निवल अप्रत्यक्ष कर, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि NIT कहा जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निवल अप्रत्यक्ष कर। और यह कैसे निकलता है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है IT उसमें घटाया जाता है सब्सिडी को, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें ज्ञात हो जाता है। तो इस तरह हम लोग देख लिए सब, आगे देख। अगला टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय समाहार। तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद देखें हम लोग GNP-8MP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा व विदेशों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्यों के योग को GNP-MP कहा जाता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP-8MP। तो इसे निकालने के लिए NNP-8MP को निकालने के लिए GNP-8MP माइनस मूल्यह्रास किया जाता है। अगला राष्ट्रीय आय, जैसे कि NNP-FC कहा जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसे ही मुख्यतः राष्ट्रीय आय का दर्जा दिया जाता है। तो एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा व शेष विश्व से अर्जित साधन आय का जो योग होता है वह राष्ट्रीय आय कहलाता है, यानी कि NNP-8FC इज इक्वल टू NDP-8FC प्लस NFIA इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय। यहाँ पे NFIA है
वह है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जो कि विदेशों में हमारे देश के लोग जो काम कर रहे होते हैं उनसे प्राप्त शुद्ध साधन आय कहलाता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम ऑफ एब्रॉड। अगला टॉपिक हमारा क्षरण। तो आय के चक्रीय प्रवाह से निकाली गई राशि, जैसे कि मुद्रा के रूप में देखा जाता है, कि उसे क्षरण कहते हैं। जैसे कि कर, बचत तथा आयात को क्षरण कहते हैं। अब भरण देखते हैं हम लोग क्या है। तो आय के चक्रीय प्रवाह में डाली गई राशि, जैसे कि मुद्रा की मात्रा में डाला जाता है, उसे भरण कहते हैं। जैसे कि निवेश, सरकारी व्यय या फिर निर्यात। अगला टॉपिक है वर्धित मूल्य, यानी कि मूल्य वृद्धि क्या है। तो किसी उत्पादन इकाई द्वारा निश्चित समय में किए गए उत्पादन के मूल्य तथा प्रयुक्त मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य का अंतर जो होता है उसे मूल्यवर्धित कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा है दोहरी गणना की समस्या, यानी कि दोहरी गणना क्या होती है राष्ट्रीय आय में। तो जो राष्ट्रीय आय का आकलन में जब किसी वस्तु के मूल्य की एक से अधिक बार गणना की जाती है, यानी कि कोई भी वस्तु उसका अगर एक से अधिक बार गणना किया जाता है तो उसे ही दोहरी गणना कहा जाता है। इससे राष्ट्रीय आय में अधिक मूल्यांकन दर्शाता है, यानी कि राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है, इसलिए इसे दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण समीकरण। तो पहला है सकल, यानी कि अगर हमें सकल दिया गया, सकल निकालना है, सकल बराबर तो निवल, यानी कि शुद्ध जो होता है उसमें मूल्य ह्रास को जोड़ना पड़ेगा, तो हमें सकल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जी निकालना है हमें, तो एन में मूल्य ह्रास को जोड़ना पड़ेगा, जिसे कि डिप्रेसिएशन कहते हैं, डिप्रेसिएशन कहा जाता है। और अगर राष्ट्रीय दिया गया, यानी कि एन दिया गया है, एन निकालना है हमें, तो घरेलू में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ना पड़ेगा। यानी कि एन निकालना है तो एन बराबर जी प्लस NFIA को जोड़ना पड़ेगा, NFIA को जोड़ना पड़ेगा। और अगर बाजार कीमत निकालना है, यानी कि मार्केट प्राइस, तो साधन लागत जो होता है उसमें निवल अप्रत्यक्ष कर को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि FC में फैक्टर कॉस्ट में NIT को हमें प्लस करना पड़ेगा, तो हमें बाजार कीमत प्राप्त हो जाएगा। अगर निवल अप्रत्यक्ष कर निकालना है NIT, तो अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स IT में हमें माइनस करना पड़ेगा सब्सिडी को, जिसे कि सहायिकी या फिर आर्थिक सहायता कहा जाता है। सब्सिडी को हमें घटा देना पड़ेगा। और अगर हमें विदेशों से शुद्ध साधन आय निकालना है, प्राप्त किया गया, तो कैसे निकालेंगे। तो विदेशों से साधन आय जो आता है हमारे देश में, तो उसमें माइनस करना है जो विदेशों को साधन आय जाता है भारत से दूसरे देशों में, उसे माइनस कर देना। इस तरह यह टॉपिक समाप्त हुआ।